हमारे देश में एक वेल डेवलप्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे हम खुफिया विभाग कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक डेवलप हुआ है। ये निगाह रखता है तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स पे या तमाम ऐसी गतिविधियों पे जिस पे आम तौर पे सरकारी विभाग निगाह नहीं रखते। उदाहरण के तौर पे जैसे अलग अलग थानों में मान लो शिकायत जा रही है और ये डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करता है भी जो ये शिकायत है इसमें कॉमन पैटर्न है। जो कॉमन पैटर्न है कानून तोड़ने का, मतलब वो ये देखते हैं भी क्या ये कानून तोड़ना इन्हें कोई सिखा रहा है और ये सिखाने वाला व्यक्ति कौन है और इसका क्या मकसद है। अब सीआईडी ये कह सकते हैं या सीआईए कह सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। इससे ऊपर आ जाए तो स्टेट लेवल पे स्टेट इंटेलिजेंस काम करती है। उससे ऊपर चले जाएंगे तो नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी इशू में आ जाएगा, मतलब आप नकली नोट छाप रहे हैं, आप हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं भी कोई आतंकवादी गतिविधि प्लान कर रहे हैं, तो ये चला जाता है एनआईए के दायरे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और एनआईए के नीचे करीब करीब 12 ऐसी एजेंसियां हैं जिसे खुफिया एजेंसियां कह देते हैं। वो काम करती हैं जो इस तरह की चीजें पकड़ती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हों। इसके अलावा इन सब के ऊपर एक बड़ी एजेंसी बैठती है, उसे बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मतलब जो सारे चीज़ों पर रिसर्च करती है, इसका आकलन करती है और एक बड़ी चीज़ निकाल के देती है भी अच्छा ये हो रहा है, और ये हो सकता है विदेश से हो रहा हो या फिर देश के अंदर हो रहा हो, तो उसे हम देसी भाषा में रॉ कह देते हैं। अब हर एक एजेंसी के अपने खुफिया अफसर हैं। कुछ ऑफिशियल होते हैं जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं, कुछ अनऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल वाले तो किसी न किसी ऑफिस में बैठेंगे, जो अनऑफिशियल होंगे वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे आपका कोई ड्राइवर है, नौकर है, आपका कर्मचारी, आपका बॉस, या फिर आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं वहाँ का वेटर, या जिस बस में ट्रैवल कर रहे हैं उसका ड्राइवर, या फिर जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसमें कुल्फ़ी बेचने वाला, कुछ भी कोई भी हो सकता है। जहाँ उनको ज़रूरत लगती है वो वहाँ व्यक्ति रखते हैं अपना। ये तमाम जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं और हर यूनिट का कोई ना कोई ऑफिसर इंचार्ज होता है। वो एक थ्योरी बनाता है भी ये अलग अलग अपराध जुड़ के कोई कड़ी जोड़ रहे हैं या किसी बड़ी साजिश की ओर ले जा रहे हैं सिस्टम को। तो ये साजिश उनको समय रहते पकड़नी पड़ती है, और अगर उनके पकड़ में आ जाए तो अपने ही तरीके से उसे तोड़ना भी होता है। अब उस तोड़ने के लिए वो तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं ये उनके ऊपर है, और इस तरीके को सरकार कितना बैकअप देती है ये सरकार के ऊपर है। कई बार तरीके फेल हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। कई बार थ्योरी जो है वो आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन इसी चीज़ की तनख्वाह उन्हें मिलती है कि उन्हें ये थ्योरी बनानी होती है और इस थ्योरी को पकड़ना होता है और बड़ी वारदात को होने से रोकना होता है। छोटी मोटी वारदातों में ये एजेंसियां जो हैं ये इंटरफेयर नहीं करती। अब मेरे दिमाग में भी एक थ्योरी थी कि अलग अलग ग्रुप जो थे डेरा के या हजूर संत जी के दुश्मन बने हुए थे, वो अपने अपने गुर्गे डेरा में प्लांट कर रहे थे। इन सारे गुर्गों ने एक मत होकर हनीप्रीत को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और एक प्लान बनाया भी पहले एक बार हनीप्रीत किसी तरह हजूर संत जी को रास्ते से हटा दे, उसके बाद हनीप्रीत से डेरा हथियाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हुआ 25 अगस्त के दिन ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद डेरा में ये सारे गुर्गे काबिज हो गए। और अब इन गुर्गों में आपसी लड़ाई शुरू हुई भी कौन गद्दी पे बैठेगा। इस लड़ाई के बीच हनीप्रीत की जो टीम थी ये सब जेल में थी, जबकि जो पॉलिटिक्स से जुड़े थे या फिर आरएसएस की सोच से इन्फ्लुएंस लोग थे या फिर माफिया के लोग थे या फिर कानूनी स्तर पे जो काम कर रहे थे वो लोग थे, ये सारे आज़ाद थे। इनकी आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी और 23 सितंबर 2018 वाली घटना भी उसी के तहत प्लान हुई थी भी एक गुट दूसरे को मारे, दूसरा तीसरे को मारे। मतलब ये रेस डेरा के अंदर गुर्गों में आपस में लगी हुई थी। और
फिर जब कुछ नहीं हुआ या फिर आगे कुछ करने की बात आई तो हनीप्रीत की टीम को वापस से आज़ाद करवा लिया गया, और वो क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार थी, या यूं कहें कि जो कमांड हजूर संत जी की हाईजैक करनी थी 25 अगस्त के बाद, वो कमांड उतनी हाईजैक नहीं हो पाई क्योंकि कोई चेहरा नहीं था। तो ये चेहरा सिर्फ हनीप्रीत थी, इसलिए हनीप्रीत को शायद आज़ाद करवाया गया। और फिर उससे कुछ करवाना था, वो क्या करवाया गया वो हम आगे समझते हैं। 10 मार्च 2020, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं चंडीगढ़ से सिरसा वापस आ रहा था और मानसा जिला जो है शहर है, मैंने क्रॉस किया था, गाड़ी में चला रहा था, तो मुझे कॉल आता है। ये कॉल बठिंडा से श्रीमती वीरपाल कौर इंसान जी का होता है। श्रीमती वीरपाल जी हमारी टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर कह सकते हैं आप उन्हें। काफ़ी रिसर्च वो करते हैं पॉलिटिक्स की, और एक ख़ास तौर पे सोशल लाइफ की उन्हें काफ़ी नॉलेज है, सोशल इंटेलिजेंस की काफ़ी नॉलेज है। तो उनका कॉल आता है और मुझे एक बात बोलते हैं कि जी 25 फरवरी की रात डेरा की मैनेजमेंट ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। क्या ये इत्तेफाक है कि 25 तारीख की रात को ही कार्यक्रम आयोजित होता है और 25 तारीख की रात को ही राजधानी दिल्ली में 50 के करीब लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये बात सुनते ही जैसे मैं सुन्न हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी थ्योरी सच साबित हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं था कि जितनी भी देश की तमाम एजेंसियां हैं वो जिस साजिश को पकड़ नहीं पा रही हैं वो मैंने पकड़ ली। मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या मैं वाकई में इतना कैपेबल हूं, या वाकई में देश की एजेंसियां इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, या डेरा की संगत, या यूं कहें कि डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन डेरा के दायरे से बाहर निकलकर अनजान लोगों की हत्या की साजिश में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। मैं इतना घबरा गया कि मैंने गाड़ी रोकी और 5 मिनट तक मैं सुन रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, किसको बताऊं, क्या बताऊं, क्योंकि श्रीमती वीरपाल भी नहीं जानते थे कि मेरे अंदर एक थ्योरी चल रही है और ये थ्योरी कुछ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये थ्योरी सच तो हो गई थी, लेकिन करना क्या था आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, तो हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। नवंबर 2019 में हनीप्रीत के आज़ाद होने के बाद जेल से एक कार्यक्रम शुरू किया गया डेरा में, जिसका नाम रखा गया अखंड सुमरन। ये अखंड सुमरन क्या है? ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मेरा घर है और सुबह के 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 7 बजे तक मेरे घर में अखंड सिमरन का आयोजन होता है। इस 24 घंटे के बीच कोई भी व्यक्ति मेरे घर आ सकता है और यहाँ आके भजन सुमरन ध्यान साधना में बैठ सकता है। जब वो मेरे घर आएगा तो एक कागज के ऊपर वो अपना नाम लिखेगा, अपने आने का समय लिखेगा और फिर ध्यान सुमरन में बैठ जाएगा, और उसके बाद जब उसे जाना होगा तो जाते समय वो अपना जाने का समय लिख जाएगा। ये उसकी अटेंडेंस भी लग रही है, और ये काम हर 10 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। मतलब हर 10 किलोमीटर के दायरे में इसी तरह का आयोजन किया जा रहा था रेगुलर डेली बेसिस पे, जिसमें लोग आते थे, ये भजन सुमरन करते थे और चले जाते थे। इसके ऊपर एक सुपरविजन कमेटी बनाई गई थी जो किसी भी अखंड सुमरन वाले आयोजन का औचक निरीक्षण कर सकती थी। इसकी जो लीडर थी, एक लेडी बनाई गई थी जिसका नाम है गुरचरण कौर मान।
ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਮਝ के, पर शायद तुसी इतिहास नहीं पढ़िया। अब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि गुरचरण कौर मान अपने अदालती बयानों में ये बात कहती रही है कि वो डेरा की जितनी भी कमेटीज हैं फील्ड की, उन सब की हेड है। तो ये कमेटी औचक निरीक्षण करती है और ये डेली जो अटेंडेंस है ये हर इलाके से इकट्ठी होकर डेरा में पहुंचती थी और डेरा इसका बकायदा कम्युलेटिव रिजल्ट अपनी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे अपडेट करता था और बकायदा ये रैंकिंग देता था अभी कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हैं, कहाँ ये कम है। ये किसको दिखाया जा रहा था ये हम कह नहीं सकते, ये आपको खुद समझ आ जाएगा। अब ये कार्यक्रम चलता रहा और 7 फरवरी 2020, 6 फरवरी कह सकते हैं या 7 फरवरी 2020, दिल्ली में रोहिणी के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और ये मीटिंग नरेंद्र नाम के व्यक्ति के घर होती है जो दिल्ली की साध संगत का प्रभारी है। यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं डेरा की संगत के, वो सब इकट्ठा होते हैं। इस मीटिंग को 2 लोग चेयर करते हैं। एक है राकेश दिड़बा जो हनीप्रीत की टीम का सबसे मुख्य सदस्य है और हनीप्रीत का पर्सनल असिस्टेंट भी है सन 2013 से, और दूसरा गुरलीन, इसका नाम भी राकेश कुमार ही है, इसको गुरलीन के नाम से ज़्यादा जानते हैं डेरा में। ये दोनों सदस्य इस टीम को या इस मीटिंग को जो लीड करते हैं रोहिणी दिल्ली में 6 फरवरी या 7 फरवरी 2020 के दिन। वो वहाँ दूध लेकर जाते हैं। उनको जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं भी ये दूध है, ये आपको डेरा की संगत में जो जो व्यक्ति डेरा के प्रेमी हैं उनके घरों पर देकर आना है बाय हैंड, ऐसे उनको बुलाकर नहीं देना है। और ये दूध जो है ये सुनारिया जेल से आया है प्रसाद के तौर पे, ये सबको देना जरूरी है और घर घर जाकर देना है। अब सुनारिया जेल से इतना दूध कैसे आ सकता है तो सबको पता है, लेकिन जो बात है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये दूध आया जगह जगह, फिर ये बंटना शुरू हुआ। इंटरेस्टिंग ये था कि डेरा की संगत में घोषणा की गई थी भी ये दूध सारी संगत के लिए आया है, लेकिन ये दूध सिर्फ दिल्ली में ही बट रहा था। इसके पैरेलल, क्योंकि उस दौर में इलेक्शन था, शायद 8 तारीख को इलेक्शन था दिल्ली का ही असेंबली इलेक्शन, तो उस समय कुछ और पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो भी दूध बांट रहे थे ये कहकर भी ये काशी विश्वनाथ से आया है, काशी विश्वनाथ का प्रसाद है जो दिल्ली के वोटरों में बांटा जा रहा है। तो एक तरफ ये सेंस बनता है भी हो सकता है ये दूध बांटने के बहाने डेरा की संगत में ये मैसेज लगाया जा रहा था कि आपने 8 तारीख को बीजेपी को वोट डालना है। लेकिन ये यहां तक सीमित नहीं था। जो दूध है ये 14-15 फरवरी 2020 तक भी बंटता रहा, क्योंकि मेरा खुद का भाई उस समय लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहता था, तो उसके पास भी ये दूध इलेक्शन के बाद आया। ये दूध बटा और उसके बाद 16 फरवरी 2020 इस दिन एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के रहने वाले संदीप अन्नू नाम के व्यक्ति ने लीड किया। ये कार्यक्रम था कि अखंड सुमरन की एक प्रतियोगिता जिला स्तर पे आयोजित की जाएगी। अब दिल्ली के प्रतिनिधियों की या सेवादारों की कहें भूमिका ये दूध बांटने तक ही है। दूसरी तरफ संदीप अन्नू जो हरियाणा प्रदेश का प्रभारी था यूथ विंग का, वो एक कार्यक्रम मतलब फ्रेम कर रहा है या शुरू करना है उसे, जिसमें वो अखंड सुमरन की जिला स्तरीय प्रतियोगिता चलाना चाह रहा है। और जगह जगह वो जाता है, जगह जगह वीडियोस बनाता है, लोगों को बोलता है भी आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और फिर उन्हें जोश दिलाता है और
16 फरवरी 2020 के दिन यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अखंड सिमरन में नंबर 1 कौन आएगा? नंबर 1 कौन आएगा? नंबर 1 कौन आएगा? अखंड सिमरन के मुकाबले में नंबर 1 कौन आएगा? नंबर 1 कौन आएगा? फिर इस प्रतियोगिता का रिजल्ट भी आता है और ये सब संदीप अन्नू अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कर रहा था। डेरा में ऑफिशियली ये कहीं नोटिस में नहीं आ रहा था और ये घोषणा होती है भी ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये जो क्या कहते हैं प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसमें कुरुक्षेत्र के करीब करीब 8000 डेरा प्रेमियों ने भाग लिया और वो इसमें विजयी हो गए हैं। इसे इस तरह समझिए भी मान लो 10 लोग हैं, 24 घंटे के लिए अखंड सुमरन करेंगे और उसमें से कोई 5 घंटे दे पाता है, कोई 4 घंटे, तो मान लीजिए 10 लोग 2-2 घंटे देते हैं तो वो टोटल 20 घंटे गिन लिए गए। ऐसे 8000 लोगों ने कितने घंटे किया विभजन सुमरन, ये जोड़ लिया, जिसका सबसे ज़्यादा हुआ जिस जिले का, उसे विजयी घोषित कर दिया गया। अब ये चीज़ चल रही है और फिर क्या होता है कि 20 या 21 फरवरी 2020 को डेरा के आईटी सेल से एक संदेश वायरल होता है। आपको बता दें डेरा का आईटी सेल इतना मजबूत है कि डेरा में जब मैसेज निकलता है और ग्राउंड लेवल पे गांव स्तर के मतलब आखिरी व्यक्ति तक वो मैसेज विदिन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। इतना फास्ट कम्युनिकेशन पैटर्न डेरा के अंदर बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। आपको ध्यान हो नवंबर 2019 में खबर बार बार उठ रही थी कि हनीप्रीत को हजूर संत जी से जेल में मिलने दिया नहीं जा रहा है और हम भी इस खबर के बहकावे में आ गए थे और हमने भी उस समय गृह मंत्री जो अनिल विज थे उनको अप्रोच किया था, अभी उनको मिलवाइए। फिर उसके बाद ये मुलाकात होती है और प्रत्येक मुलाकात की खबर अखबार में छपती है। इसे साधारण मत समझिए, ये खबर छप नहीं रही थी, ये छपवाई जा रही थी। ये खबर छप रही थी, ये एक व्यू बन रहा था कि भाई देखो जो भी आदेश संत जी देंगे वो वाया हनीप्रीत देंगे। और फिर 20 फरवरी 2020 या 21 फरवरी के आसपास एक संदेश डेरा से वायरल होता है कि हजूर संत जी ने जेल से हनीप्रीत को ये आदेश देकर भेजा है कि 22 तारीख की रात को शाम को, शायद वीकेंड था, सैटरडे था, शायद 23 तारीख का सैटरडे था, सैटरडे के दिन की बात थी भी, सैटरडे को शाम को अखंड सिमरन की प्रतियोगिता आयोजित करनी है और ये प्रतियोगिता 25 घंटे चलेगी और 23 तारीख को मतलब अगले दिन शाम को खत्म होगी और इसका फिर रिजल्ट निकलेगा। और ये तो जिम्मेदार है, ट्रेलर है। पूरी फिल्म शनिवार शाम को 22 तारीख 6 बजे चलेगी और उसकी जो समाप्ति होगी फिल्म की अखंड सिमरन की, वो संडे 23 तारीख दिन रविवार शाम को 7 बजे होगी। इसके बाद ये घोषणा की गई भी जो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा उसे हजूर संत जी ध्यान साधना में आके ये बताएंगे कि भी हम कौन से दिन जेल से बाहर आएंगे। ये एक तरह से हजूर संत जी का आदेश बना के पब्लिक में परोसा गया। अब जो थोड़ा बहुत भी दिमाग वाला व्यक्ति है वो समझ सकता है भी ये कोई सेंस नहीं बना कि भाई ध्यान साधना में आपको बताएंगे भी जेल से कब बाहर आएंगे, ये पाखंड है और फालतू की बात है। लेकिन आस्था के फैंटेसी वर्ल्ड में लोग ऐसी बातों पे यकीन आसानी से कर लेते हैं। ये कोई नया नहीं है, आपने बहुत सारे धर्म प्रचारक देखे होंगे जो आजकल कथावाचक बने हुए हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं चंदे के पैसे से, वो सब यही करते हैं। तो लोग यकीन कर लेते हैं और ये कार्यक्रम आयोजित होना तय होता है। फिर कुछ घंटे बाद एक अगला मैसेज आता है, बोलते हैं भी नहीं ऐसा नहीं है भी एक ही दिन आप अखंड सुमरन करोगे तभी आपको पता चलेगा सब कुछ। अखंड सुमरन तो लगातार करते रहना है, ये कोई ऐसा नहीं है भी ये कोई गलत फहमी हो गई है, किसी ने अफवाह फैला दी है कि हनीप्रीत ने ऐसी कोई घोषणा की है। तो पहले मैसेज को एक तरह से कैंसिल किया जाता है। तीसरा संदेश आता है भी जो 22 फरवरी मतलब सैटरडे इवनिंग में जो कार्यक्रम होना था ये रद्द हो गया है। अब ये कार्यक्रम
25 फरवरी की रात को शाम को 5-6 बजे शुरू होगा और 26 फरवरी को ये समाप्त होगा। शुरुआत में ये मैसेज आता है कि 25 तारीख की सुबह होगा, लेकिन बाद में अपडेट होकर 25 तारीख की शाम को शिफ्ट हो जाता है। फतेहाबाद जिले के सारे जिम्मेदार भाई बहन इकट्ठे होकर चैलेंज कर रहे हैं। हिसार जिले के ये पंचकूला बाड़ा के सेवादार सारे जींद जिले के जिम्मेदार सेवादार इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे कह रहे हैं भी अखंड सिमरण में नंबर 1 कौन सा जिला आएगा? ये और कितने घंटे सिमरण करोगे? 24 घंटे। और ये हमारे साथ 25 मेंबर भाई खाड़ा के मानते हैं, इनके भी व्यू सुनो। मेरा नाम है भाई मानता रिनैन दास। इसमें 25 मेंबर हम सारे इसमें जो से प्रेमी हमें तो सिमरण करेंगे बिना प्रेमी जो से हमारे चेले चपटे दुआई वाले जो हमारा मित्र प्यारा वो भी इसमें सिमरण करेगा। क्या हरियाणा की साध संगत से हाथ जोड़ के विनती करी जाती है कि जो हरियाणा का अखंड सिमरण 25 तारीख सुबह 8 बजे स्टार्ट होना था वो अब 25 तारीख शाम को 6 बजे शुरू होगा जी, और 26 तारीख बुधवार शाम को 7 बजे अखंड सिमरण की समाप्ति होगी। मेरा ये कहने का मतलब है भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो ये टाइमिंग डिसाइड कर रहा था, जिसने पहले 22 तारीख डिसाइड की, फिर उसने 25 तारीख की सुबह डिसाइड किया, फिर 25 तारीख की शाम को डिसाइड किया। अब 25 तारीख की शाम ये कार्यक्रम आयोजित होता है जिला स्तर पर और हर जिले में बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं जहाँ पे हजारों लोग जुटेंगे। 25 तारीख की शाम 5 बजे से पंजाब में, 25 तारीख की शाम 6 बजे से हरियाणा में। तो ये लोग जुटेंगे, इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा क्योंकि ये वर्किंग डे है 26 तारीख का, तो ये लोग अपने दफ्तरों दुकान काम सबसे छुट्टी लेंगे, कोई वहाँ मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं आएगा और ये कार्यक्रम चलेगा। 26 तारीख की शाम को 5-6 बजे 25 घंटे बाद मतलब ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। दिलचस्प ये था कि इसके समानांतर उत्तर प्रदेश में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और उत्तर प्रदेश की जो टाइमिंग थी वो 26 तारीख की सुबह 8 बजे से शुरू होती थी और 27 तारीख में शाम सुबह 8 बजे 9 बजे खत्म होती थी। वे कार्यक्रम आयोजित किया, इसका रिजल्ट जो है वो बाकायदा डेरा का जो मुखपत्र है सच कहूं उसमें पब्लिश भी किया गया। इस रिजल्ट से हमें बहुत कुछ आइडिया लगा, उस समय नहीं लगा लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको अभी भी अजीब लगेगा भी ये सब क्या घट रहा है। असल में मैंने आपको एक कहानी बताई थी भी अमृतसर में ड्राई फ्रूट की चोरी की 40 से 45 लोगों ने, 10-12 लोग पकड़े, केस पैचअप हो गया, लेकिन इंटेलिजेंस में ये केस अभी तक खुला है। क्यों खुला है? क्योंकि 45 चोर एक मत होकर चोरी नहीं कर सकते। मसलन वो 45 चोर नहीं थे, वो किसी बटालियन का हिस्सा थे जो अपने बटालियन के लिए ड्राई फ्रूट चुराने आए थे। और एक बटालियन जो करीब करीब 500 लोगों की हो सकती है और वो इस ड्राई फ्रूट पे करीब 1 से 2 सप्ताह रहकर काम कर सकती है। और अगर बटालियन को खाना अवेलेबल करवाया गया है तो दूसरी स्टेज पे हथियार भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। मतलब कोई बड़ी घटना होने का सूचक थी ये चोरी। इसी तरह 25 घंटे के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों को सर्विलेंस से बाहर कर दिया गया। मतलब एक आदमी अपने घर से बिना मोबाइल फ़ोन के निकला है, उसका फ़ोन बंद है, वो एक टेंट में गया है जहां वो 25 घंटे रहेगा, उससे किसी का कोई संपर्क नहीं होगा और 25 घंटे में उसकी वहां हाजिरी भी दर्ज होगी, अटेंडेंस भी होगी। 25 घंटे बाद वो घर वापस आएगा। मतलब ये लाखों लोग अलग अलग जगह पे जमा हुए, तो इन्होंने एक सर्विलेंस ब्लैकआउट ऑर्गेनाइज किया सही मायने में। इस 25 घंटे के बीच में जो दंगाई थे ये दिल्ली में दाखिल हुए। 25 तारीख की रात को उन्होंने बहुत सी हत्याओं को अंजाम दिया। सरकारी आंकड़ा बहुत कम है, वास्तव में बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई और बहुत बर्बर तरीके से ये हत्याएं हुई, मतलब साधारण हत्याएं नहीं थी। और उसके बाद ये लोग वापस आ गए। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ये बोलते हैं भी 300 लोग
उत्तर प्रदेश से दाखिल हुए दंगा स्थल पे हत्याओं को अंजाम देते हैं और वो वापस भाग जाते हैं, और आज तक उनमें से एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। अब ये 300 लोग एक मत होकर हत्याओं को अंजाम देने नहीं आ सकते, इनको कंट्रोल करने वाली कोई ताकत है। इसलिए ये केस तब तक बंद नहीं हो सकता इंटेलिजेंस में जब तक ये 300 लोगों को कंट्रोल करने वाली ताकत का पता नहीं चल जाता। अब इन 300 लोगों को किसने भेजा, या गृह मंत्री पार्लियामेंट में गप मार रहे थे, ये एक अलग विषय है। मसलन 25 तारीख की शाम 5 बजे से हरियाणा पंजाब में लोग सर्विलेंस ब्लैकआउट में एंटर हो जाते हैं। 16 घंटे बाद यही कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू होता है। मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र, हरियाणा, कहीं भी अखंड सिमरन के टेंट में दाखिल होता है, अपनी हाजिरी भरता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर 16 घंटे के अंदर उसे वारदात को अंजाम देना है दिल्ली पहुंचकर, और फिर उसे जाके उत्तर प्रदेश में सुबह 8 बजे शुरू होने वाले अखंड सिमरन वाले कार्यक्रम में शामिल होकर वहां अपनी हाजिरी भर देनी है। ये बड़ा क्लीन कैच काम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब एक 16 घंटे का विंडो क्रिएट किया गया, और इस 16 घंटे के अंदर अंदर ही तमाम हत्याओं को अंजाम दिया गया। ये तब हो रहा था जब भारत के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और वो राजधानी दिल्ली में ही मौजूद थे। अब आती है बात उस दूध की। असल में जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस केस में कोई सबूत नहीं मिला। कारण यह था भी इसकी प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई थी। इसे इस तरह समझिए कि दूध वितरण के नाम पे जगह जगह रेकी की गई हर चीज की। अखंड सुमरन के नाम पे जगह जगह मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, और इसे कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कितना मर्जी जोर लगा ले वो पकड़ नहीं सकती, क्योंकि इतनी मैन पावर किसी एजेंसी के पास अवेलेबल नहीं होती। अब ये सारा कार्यक्रम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा था, और अब मुझे ये टेंशन शुरू हो गई भी ये वारदात तो इसी तरह अंजाम दी गई है। ये 300 लोगों को दंगा स्थल पे पहुंचाना और फिर वहां से गायब करने का काम डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इसमें और बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमने दिल्ली पुलिस के साथ और कंसर्न्ड कोर्ट के साथ बाद में शेयर की थी, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको क्या बताऊं कि क्या हुआ है। हजूर संत जी कहते थे भी किसी भिखारी को आप 10 रुपए दें और फिर वो भिखारी उस 10 रुपए से शराब की बोतल खरीद ले, मतलब 10-10 रुपए इकट्ठा करके शराब की बोतल खरीद ले और नशे के अंदर वो किसी वारदात को अंजाम दे या किसी की हत्या कर दे, तो जो हत्या है उसका पाप उन तमाम लोगों को लगता है जिन्होंने उस भिखारी को पैसा दिया होता है। अब डेरा की संगत ने जिस अखंड सुमरन के कार्यक्रम में भाग लिया था, उस अखंड सुमरन के बलबूते दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई थी, और इस घटना के जरिए CAA NRC के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन शाहीन बाग में चल रहा था उसे एक तरह से बंद करवाया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो मुसलमानों के अंदर एक डर बिठाया गया था कि वो CAA NRC का विरोध ना करें। अब यहां से मेरा दायरा बदल गया। इससे पहले कि मैं कुछ और कदम उठाता, कोरोना का लॉकडाउन लग गया 22-23 मार्च के आसपास। अब मुझे ये देखना था कि डेरा की मैनेजमेंट, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 2 समुदायों को स्क्रिप्टेड लड़ाई लड़के लड़वा सकती है, जो सैकड़ों लोगों की गुपचुप तरीके से हत्या करवा सकती है, जो इतनी नीच है कि हजूर संत जी को रोकने के लिए धर्म ग्रंथ को सरेआम चोरी कर कर फाड़ सकती है,
जो इतनी नीच है कि एक पॉलिटिशियन को मारने के लिए छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला सकती है, इतनी नीच है जो अपने ही डेरा के मुखिया को, जो उनका अन्नदाता है, उसको रास्ते से हटाने के लिए उसी की संगत को बलि चढ़ा सकती है। वो भक्ति के नाम पे या सुमरन भजन सुमरन के नाम पे हिंदू मुसलमानों के दंगे करवा सकती है और उनकी हत्या करवा सकती है। ये कोई मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन दुख इस बात का था भी इसमें वो डेरा की संगत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर थी कि इस पूरे एपिसोड में 3 शख्स ऐसे थे जो खुले तौर पे शामिल थे। पहला हनीप्रीत, दूसरा डेरे के वकील जो जेल और डेरा की संगत में कम्युनिकेशन बनाने का काम कर रहे थे दिखावे के तौर पे, या पुष्टि करते थे हर उस चीज की जो डेरा जेल के नाम पे मतलब हजूर संत जी का आदेश बना के जारी करता था। और तीसरा जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सागवान, जो इस सब पे चुप्पी धारण करके हर चीज पे अपनी मोहर लगा रहा था भी ये सब कुछ जेल से ही हो रहा है। नतीजा सबके सामने था। मेरे हिसाब से ये दंगा दिल्ली इलेक्शन से पहले आयोजित होना था, लेकिन क्योंकि वो डीएसपी कश्मीर पुलिस का पकड़ा गया तो ये प्लान वहां पे डेफर्ड हो गया और ये प्लान बाद में अंजाम दिया गया। तमाम एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें आया कि दिल्ली दंगा जो है वो एक ट्रायल है, मतलब अभी ये कोशिश की गई है, फ्यूचर में इससे कुछ बड़ा होगा, ये कोई नया मॉड्यूल है एक तरह का। अब मेरा फोकस इस चीज पे था भी ये मॉड्यूल डेरा की मैनेजमेंट के जरिए डेवलप हुआ है, अब ये आगे क्या करने वाले हैं और आगे की तैयारी ने हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने पर मजबूर किया जो शायद अगर कोरोना लॉकडाउन ना लगता तो मैं कभी ना लेता। फिर हम नई तरह की इन्वेस्टिगेशन पर निकल गए और पीछे की जांच भी करने लगे और आगे होने वाली घटनाओं का आकलन करने लगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अब अप्रोच किसको करना है, किसको ये जानकारी देनी है, कौन हमारी मदद करेगा, कैसे हम आने वाली घटनाओं को रोक पाएंगे और कैसे ये दुनिया को बता पाएंगे भी ये सब कुछ करने वाले डेरा की मैनेजमेंट के सदस्य हैं।